प्रस्तुत है शिवानी की लिखी कहानी अपराजिता। आरती ने अपना चेहरा दर्पण में देखा और फिर शहर का दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया। दर्पण में अपने सावले साधारण चेहरे के साथ उसे उसी प्रतिबिंब की प्रेत छाया फिर त्रस्त कर गई थी जिसने उसे कई रातों से सोने नहीं दिया था। यह आदर्शी प्रतिबिंब उसे बार बार अंगूठा दिखाकर कह रहा था, क्या खाकर मेरी बराबरी करोगी आरती सक्सेना? प्रतिभा को तो मनुष्य अपने परिश्रम से भी संवार सकता है, किंतु कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, विधाता के दिए कुछ चेहरे को वह क्या संवार सकता है? देख लिया है ना मेरा चेहरा, मेरे यौवन, मेरे सौंदर्य के सम्मुख। अब क्या तुम्हारी अप्सरी टिक सकती है? आरती की सूजी आंखों की पलकें अभी भी अश्रुसिक्त थीं। क्या कहेगी वह अब अपने मित्रों से? फिर मित्र भी क्या उसके साधारण स्तर के थे? वह कुछ भी न कहे, तब भी उसके उदास चेहरे की एक एक रेखा को भी खुली पुस्तक सा ही बाँच लेने में समर्थ थे। आरती की असाधारण प्रतिभा के स्तर के मित्र जुटना भी सहज नहीं था। अपने गहन अध्ययन, अनुपम शौर्य एवं असाधारण योग्यता के ही कारण आज वह सचिवालय की उस ऊंची कुर्सी पर आसीन थी। इसी से उन्नत नासिका या कर्णचुंबी आयत नयनों के अभाव में भी उसका साधारण चेहरा एक अनोखी ही आभा से बुद्धि दीप्त रहता। वैसे देखा जाता तो वह देखने में साधारण ही नहीं, साधारण के स्तर से भी बहुत नीचे ही उतरती थी। संकुचित ललाट, जुड़ी घनी भौहें और तीखे तेवर उसे और भी उग्र बनाकर देखने वालों को सहमा देते। उसका एकमात्र दर्शनीय अवयव उसकी सर्वती आंखें थीं, जो परिवेश के साथ कदम मिलाती बिजली की गति से अपना रूप बदलती रहती थीं। जहाँ प्रणय पति को देखते ही उन बड़ी मदभरी आंखों में रस का सागर छलकने लगता, वहीं पर कलुआ जैसे कुख्यात तस्कर को कभी उन्हीं तरल आंखों के सहसा ज्वालामुखी बन उठे अग्निगर्भा तेज ने पक्षाघात का सा झटका दे दिया था। जब आरती ने उस छोटे से पिछड़े इलाके में अपने आबकारी विभाग की कलेक्टरी का पदभार पहली बार संभाला था, वह रूखी मर्दानी अफसर जितनी ही कर्मठ योग्य थी, उतनी ही ईमानदार और प्रतिभा संपन्न थी। एक तस्कर ने तो उसे पकड़े जाने पर 50,000 के उत्कोच का प्रलोभन भी दिखाया था, किंतु शायद वह रुपए के लिए निरह संपन्न महाजनों के प्राण हरने वाला हृदयहीन डकैत नहीं जानता था कि रुपए के मोह ने आरती सक्सेना को कभी उसकी कर्तव्यनिष्ठा से नहीं डिगाया। चाहती तो वह उसी क्षण पल पल दुगनी घोषित की जा रही उत्कोच राशि को ग्रहण कर जीवन भर अपने रूपवान क्रस का सहचर के साथ चैन की बंसी बजा सकती थी। फिर तो रात आधी रात को किसी की सुदूर स्थित ग्राम में तस्करों के अड्डे का संधान पाते ही वह गुर्राती भूखी नरभक्षिणी सी ही शिकार की खोज में निकलने लगी। एक तो उसका जिला नेपाल की सरहद से सटा था, उस पर सीमांत का गहरा अरण्य उनका प्रिय अड्डा था। 4 ही महीनों में उसने 3 छापे मारकर लाखों की हसीस अफीम बरामद कर ली थी। एक दिन वह ऐसे ही थकानप्रद दौरे से जीप धड़धड़ाती अपने बंगले में पहुंची ही थी कि तहसील का एक धूर्त नापित उसे सूचना दे गया था, कलुआ हमारे ही गांव के ठाकरों की बारात में आया है सरकार, पूरे 60-70 हजार का माल लिए है। कलुआ के आतंक ने उन दिनों समीपस्थ प्रत्येक ग्राम को थर्रा कर रख दिया था। वह एक कुख्यात तस्कर ही नहीं, एक नृशंस डकैत भी था। दिन दहाड़े समृद्ध ग्रामीणों के यहाँ अपनी बहुमूल्य पोटलियाँ छिपा वह प्रतिवेशी ग्रामों की समृद्धि को किसी गर्त में छिपाए हड्डी के टुकड़े की भांति सूंघता। चोर कुत्ते शाही पहुंच जाता और बल्लम भाले देसी बारूद के धमाके से पूरे ग्राम को आतंकित कर संपन्न श्रीमंत को भी पथ का भिखारी बना जाता। कहा जाता था कि उसके अचूक निशाने की कीर्ति से ही सहमकर कोई भी पुलिस की टुकड़ी उससे आज तक मोर्चा नहीं ले पाई थी।
उसी अचूक निशाने के स्वामी को अपने अचूक निशाने से पराजित कर दुस्साहसी आरती सक्सेना ने अपने पूरे जिले को अपनी खाकी ट्यूनिक की जेब में डाल लिया था। वह जब भी छापा मारने निकलती हमेशा मर्दानी वर्दी का ही परिधान धारण किए रहती। साड़ी के 6 गजी जंजाल में अपनी प्रशासकीय योग्यता को उलझाना उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने ऐसे शत्रु संधानी दौरों के लिए एक साथ कई खाकी वर्दियां सिला ली थी। पौरुष को वह अपने अर्जित पौरुष से ही आज तक पराजित करती चली आई थी। वह इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि किसी नन्ही सी तुरपन से भी नारी की ललित ललाम छटा न छटक पाए। दूर से देखने पर तो किसी भी अपरिचित को उसे देख किसी रौबदार गठीले पुरुष का भी भ्रम हो सकता था। एक बार तो उसके एक मित्र की नन्ही पुत्री ने कह दिया, हाय बुआ, आप अगर वो 8 आने वाली नकली मूछें लगा लें तो और भी अच्छी लगेंगी। कलुआ के अड्डे पर छापा मारने भी वह अपनी उसी मर्दानी वर्दी में निकल पड़ी थी। फिर जिस छल बल से वह साक्षात चामुंडा का रूप धारण कर उस चिरछुर से मोर्चा लेने अपने गणों सहित उस ग्राम में पहुंची और छिपकर पेड़ के पत्तों से एकाकार हो गई। वह घटना पूरे शहर में एक दंत कथा बन गई थी। विदेशी ठर्रे और बनेले सुअर के तामसी अपच से उन्मत्त कलुआ बारातियों का मनोरंजन उसी की गुणगाथा से कर रहा था। अजी, यहाँ कैसे कैसे अफसरों को थूक चाट दिया। यह 3 कौड़ी का मेहरारू क्या खाकर कलुआ से जूझेगी। सुई उछालकर भी अपने निशाने से उड़ा सकता है कलुआ। किसकी छाती में है इतने बाल जो इस छाती को बंदूक के धमाके से दागे। वह बड़े गर्व से अपनी लोमस छाती का प्रदर्शन कर ही रहा था कि पत्तों के गहन अंतराल से सन्नाटी गोली उसकी कनपट्टी का स्पर्श करती एक पल को उसकी बोलती बंद कर गई। फिर तो कलुआ का विवस्त चेहरा और भी विवस्त हो उठा था। देखते ही देखते विवाह का मंडप खाली हो गया। कच्ची मिट्टी के बने घरों के द्वार पटापट बंद हो गए, पर उस भगदड़ के बीच भी कलुआ अपनी वन केसरी की सी गर्जना से दिशाएं गुजारने लगा था। मर्द है तो सामने आकर लड़, जनकों की तरह छिपकर गोली क्यों चलाता है। वह अब बंदूक ताने दांत पीसता शत्रु के सर संधान की दिशा को ढूंढने लगा था। मर्द न होकर भी वह जवान मर्द के ही साहस से पेड़ में से कूद गई थी। आमने सामने की टक्कर में पहली बार उस अचूक निशानेबाज का निशाना आरती के कंधों को छूता व्यर्थ निकल गया था। उसका एक कारण और भी था। जिसने सर्वदा पुरुष प्रतिद्वंदी की ही आग उगलती आंखें देखी थीं, वह एक क्षण को उस अंधकार में किसी वन्य पशु की सी जलती उन आंखों के अस्वाभाविक तेज से सहसा चौकन्ना हो गया था। फिर उत्तेजना, क्रोध और पेड़ से लगाई गई ऊंची छलांग ने आरती का ढीला बंधा जूड़ा खोलकर कंधों पर बिखेर दिया था। खुले केस, तमतमाता चेहरा और आरक्त चक्षुओं की उस ज्वलंत दृष्टि ने कलुआ का संतुलन छीन लिया। उसके मोटे होठों से भद्दी अश्लील गाली आधी ही निकली थी कि आरती की कुमुक ने उसे घेरकर जकड़ लिया। आरती को प्रशस्ति तो प्रचुर मिली ही थी, साथ ही उसके अनुपम शौर्य प्रदर्शन ने उसे उसी दिन से पुरुष सहकर्मियों की बरादरी में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश की अनुमति दे दी थी। उसकी स्वयं की महिमा के साथ साथ फिर निरंतर उसके पद की गरिमा भी बढ़ती ही चली गई थी। कुछ अंशों में आरती की योग्यता को उसके सुखी दाम्पत्य जीवन ने भी किस मंच कर और भी परिष्कृत कर दिया था। उसके निकटतम मित्रों को भी कभी कभी आश्चर्य होता कि एकदम ही अनमोल जोड़ी होने पर भी दोनों में स्वाभाविक खटपट तो दूर, सामान्य सी बहस भी कभी नहीं होती थी। लगता था दोनों ने ही बड़ी समझदारी से कुछ ऐसा समझौता कर लिया था कि उनके जीवन में एक दर्शनीय मशीनी तत्परता आ गई थी। दिन भर दोनों समांतर रेखाओं से बिलग रहते और संध्या होते ही वे 2 रेखाएं एक दूसरे का अस्तित्व मिटा एकाकार हो जाती।
न दोनों के स्वभाव में कोई साम्य था, न चेहरे मुहरे और शरीर की बनावट में ही। आरती हष्ट पुष्ट ऊंची महिला थी। उसके मदाक्रांत पौढ़त्व ने समय से कुछ पूर्व ही किसी बिन बुलाए अवांछित अतिथि की भांति टपक कर उसके यौवन को दुस्साहस से पीछे ढकेल दिया था। जीवन के 33 वसंतों में ही कनपट्टी के वालों में सफेदी झांकने लगी थी। सचिवालय के कठिन कार्यभार ने चेहरे को सिकोड़ दिया था। पुरुषों के निरंतर साहचर्य से उठने बैठने हंसने बोलने में पुरुषोचित गरिमा आ गई थी। अराल अंगुलियों को यत्न से किया गया मैनिक्योर भी अब नहीं संवार पाता था। दिन भर कलम पकड़ने से उंगलियों में गांठें उभर आई थीं। फिर भी उसकी सज्जा वाणी हंसी में कहीं भी शैथिल्य नहीं रहता। वहीं पर उसके पति राम भजन सक्सेना के नाम में ही किसी अर्दली के ऐसे नाम की खनक नहीं थी। पूरे व्यक्तित्व में ही सदैव किसी दीवार के ढह पड़ने का सा खतरा बना रहता। आरती प्राणांतक चेष्टा से ही अपने उस निपट गवार पति को एक सुसंस्कृत नागरिक बना पाई थी। पितृग्रह की समृद्धि में पालिता आरती ब्याह कर ससुराल आई तो उसका यही सुदर्शन सहचर मुँह में दतौन दबा लोटा लेकर दिशा जंगल जाया करता था। नाम का तो ग्रेजुएट था, किंतु सभ्य शिष्टाचार की वर्णमाला से उसका सामान्य सा भी परिचय नहीं था। अंग्रेजी बोलना तो दूर, पढ़ने में भी वह बुरी तरह हकलाता था। उसी देहाती भजन का कायाकल्प कर दिया था आरती ने। शरीर अभी भी कृश था, किंतु उसकी वही कृशता उसके सुकुमार चेहरे को और भी कमनीय बना देती थी। वह ऐसा चेहरा था जिसे कभी पारसी थिएटर कंपनियां सजा धजा कर नारी रूप में अवतरित कर लाखों दर्शकों के हृदय विजित किया करती थीं। आरती के लिए वह भोला पति एक मोहक शिशु सा ही था, जिसे तरह तरह के उपहारों से लाद कर भी उसे कभी पूर्ण संतोष नहीं होता था, और वह भी पत्नी प्रदत्त प्रत्येक अलभ्य दामी उपहार के हाथ में आते ही अबोध शिशु सा ही किलक उठता। कहीं भी कोई अच्छा कपड़ा देखती, आरती चट से भजन के लिए खरीद लेती। चेक की न जाने किन किन सकरी गलियों में घूम वह उसके लिए चिकन के जालीदार कुर्ते बनवाती। कहीं से कार चोवे के नागरा बनवा लाती और कहीं से कोल्हापुरी चप्पलें। पत्नी की कलात्मक सुरुचि बेजोड़ थी और उसी का संस्पर्श उसकी मोम की डली से पति को भी लग गया था। कॉन्वेंट शिक्षिता आरती की त्रुटिहीन उच्चारण ही भजन की जिह्वा पर नहीं उतरा। उसके अदब, कायदे, नम्रता, शिष्टाचार की छाया भी उसे निरंतर अपने आरक्षण में घेरे साथ साथ चलने लगी थी। आरती की दृष्टि में उसके पति का सबसे बड़ा आकर्षण था नारी मात्र के प्रति उसकी उदासीनता। उसकी मित्र पत्नियां मिलने वालियों में एक से एक आकर्षक, मुखरा, चपला उर्वशियां थीं, किंतु मजाल थी कि कभी भजन उनसे हंसी चोहल तो कर ले। नारी रूप की प्रेरणा शक्ति उसके भोले महादेव का कभी स्पर्श भी नहीं कर पाती थी। उसका संसार, उसका प्रणय निवेदन केवल अपनी रोबदार पत्नी तक ही सीमित था। वही उसकी एकमात्र उपास्य थी और वह उसका एकमात्र उपासक। जब तक सांस जीवित रही, आरती की त्रुटिहीन सेवा के बावजूद उससे असंतुष्ट ही रही। हम तो उसी दिन जान गई थी जब बचुआ उन्हें ब्याह के लाए थे। अजी कुछ जनानी लकार हो तो गोद भी भरे। वैसे बचुआ उसे अपने मन से ब्याह कर नहीं लाए थे। उनके दूरदर्शी पिता ने ही उन्हें वह उपहार भेंट किया था। आकंठ कर्ज में डूबे मुंशी जी का वह आकर्मण्य मंदबुद्धि पुत्र कई असफलताओं के पश्चात ग्रेजुएट बन पाया था। फिर पिता के ही एक मित्र ने उसके लिए वनस्पति घी फैक्ट्री में एक छोटी मोटी नौकरी भी ढूंढ दी थी। जब कर्जदारों ने मुंशी जी के द्वार खटखटाकर कुंडी का लगभग उन्मूलन ही कर दिया था और गिरवी पड़ी मकान की कुर्सी का भय उन्हें बुरी तरह त्रस्त कर रहा था, तभी यह रिश्ता आया था। पहले तो वह चौंके, फिर उनका विवेक जागृत हो गया। रिश्ता उन्हें मंजूर था, पर तगड़े तिलक के अतिरिक्त अपने सुदर्शन पुत्र की अंतिम नीलामी बोली में
वह चाहते थे कि समधी उनका पूरा कर्ज उतार बंधक पड़ा पुश्तैनी मकान भी छुड़ा दे। आरती के पिता अवकाश प्राप्त जलाधीश थे, किंतु अवकाश प्राप्ति पूर्व नौकरी ने उन्हें जिन जिन जिलों का सम्राट बनाया, वहाँ से उन्होंने महमूद गजनबी की सी हृदयहीनता से लूटपाट यथेष्ट समृद्धि बटोरी थी। फिर आरती उनकी एकमात्र संतान थी। यह विधाता का सरासर अन्याय था कि पुत्री के चेहरे को वह सामान्य शलावड़ भी नहीं प्रदान कर सके, नहीं तो आज पढ़ी लिखी पुत्री को उन्हें ऐसे बहाना पड़ता। सुदर्शन जामाता के कमनीय चेहरे पर रीझ कर ही उन्होंने यह रिश्ता भेजा था। बुढ़ा डायबिटिक था और बुढ़िया को दिल का पुराना रोग था। आखिर सास ससुर कितने दिन जिएंगे। ईश्वर ने चाहा तो कुछ ही दिनों में बेटी का मैदान साफ हो जाएगा और वे भजन को गृह जामाता बना अपने गृह का स्थायी सदस्य बना लेंगे। किंतु जब उनकी काल्पनिक योजना साकार हुई तो उनके भजन को स्थायी सदस्य बनाने के सपने मिट्टी में मिल गए। माता पिता को एक साथ ही ट्रेन दुर्घटना में खोकर आरती विक्षिप्त सी हो गई थी, किंतु कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी उसने आज तक कभी हार नहीं मानी थी। ससुराल का बेढंगा मकान बेच उसने पिता की कोठी को किराए पर उठा दिया। फिर पति की नाममात्र की नौकरी छुड़वा उसे साथ लेकर वह अपनी नौकरी संभालने चल दी। भजन का वास्तविक कायाकल्प उसके इसी निरंकुश राज्य काल से आरंभ हुआ था। उसकी अप्रतिम खिसियाई हंसी को बरबस धारण कराए गए मौन व्रत ने मिटा दिया। अकारण की गुनगुनाहट और बीच बीच में कंधे उचकाने के बद अभ्यास को भी रौबदार पत्नी की कनखियों की मार ने सदा के लिए मुक्ति दिला दी। यही नहीं, रात रात पढ़ाकर आरती ने उसे न जाने कब एमए की परीक्षा भी ठेल ठाल कर उत्तीर्ण करा दी। फिर तो अपनी मित्र मंडली में वह अपने पति का परिचय पठन पाठन प्रेमी विद्वान के रूप में देने लगी। इन्हें क्या कभी अपनी रिसर्च से फुर्सत मिलती है? जब देखो तब मोटी मोटी किताबें लिए किसी कोने में बैठे रहते हैं। वास्तविकता एकदम उसके कथन के विपरीत होती। बेचारा भजन कोने में स्वेच्छा से नहीं बैठता था, उसे बैठा दिया जाता था, जिससे आरती की बौद्धिक गोष्ठी के बीच वह कहीं अपना कोई सस्ता सा चुटकुला न सुना बैठे। एक दो बार वह आरती को उसके मित्रों के सम्मुख ऐसे चुटकुले सुनाकर बुरी तरह अपदस्थ कर चुका था। आरती एक लोकप्रिय वरिष्ठ अफसर थी। आए दिन उसके यहाँ गोष्ठी जमती। उसकी मौलिक परिहास प्रियता, आनंदी स्वभाव, उदार मेजबानी उसकी गोष्ठियों को और भी मधुर बना देती। उसके दिए गए सहभोजों की शहर में विशेष ख्याति थी। जब भी उसके यहाँ पार्टी होती वह रुपया पानी की भांति बहा देती। भजन ऐसे अवसरों पर अपनी पूरी सामर्थ्य से जुट जाता। न जाने किन किन मंडियों में घूम घूम कर पशेरियों में सब्जी खरीदता। फिर स्वस्थ बकरे की एक एक रान की जांच परख कर बोटियाँ कटवाता। यहाँ तक कि मसाला पीसने में भी उसे नौकर पर विश्वास नहीं होता। आरती दफ्तर से लौटती तो देखती कच्छा बनियान पहने वह सिलवट्टे से जूझता, पसीना पसीना हो रहा है। भजन, दिस इज टू मच। तुम इन हरामखोर पड़ोसियों को नहीं जानते, कहीं जान गए तो मेरी ही बदनामी करेंगे, वह कहती। किसे क्या पता कि हमने मसाले पीसे हैं। वह बड़े भोलेपन से हंसकर फिर मसाला पीसने लगता। बहादुर ने तो देख लिया है घर का भेदी। हर नौकर विभीषण होता है भजन। किसी ने कभी फुसलाया तो चट से उगल आएगा कि मैम साहब से मसाले भी पिसवाती है। कभी कभी आरती रोमांसी हो जाती, पर भजन को किसी के कहने सुनने की चिंता नहीं रहती। जब आरती ड्राइंग रूम की ओर अपनी सज्जा में व्यस्त रहती, वह रायते के लिए दही मथ रहा होता। घर का नेपाली नौकर बहादुर ही उसका एकमात्र मित्र था। उसे भी यह मसाला पीसने वाला, मैम साहब के ब्लाउज पेटीकोट में इस्त्री करने वाला साहब बहुत पसंद था। ना उसे कभी डांटता न डपटता। आरती को कभी कभी मीटिंग से लौटने में बड़ी देर हो जाती तो देखती
स्वामी और व्रत दोनों परम आनंद में रेडियो लगाकर फिल्मी गाने सुन रहे हैं। कितनी भाग्यवान हो तुम आरती, उसकी मित्र सीमा चक्रवर्ती कहती थी। तुम्हारे पति की जगह कहीं मेरा हरेंद्र होता तो ऐसी दावत के बाद मेरी खैर नहीं रहती। तुम तो जानती ही हो, वह एलाइड में है और मैं IAS हूँ। इस कॉम्प्लेक्स में वह कभी मुक्त नहीं हो पाता। कई दावतें ऐसी होती हैं जहाँ केवल मुझे ही निमंत्रित किया जाता है, बस। फिर ये समझ लो कि पूरा महीना भर वह दावत मेरे सिर से निकलती रहती है। आरती गर्व से मुस्कुरा देती, किंतु सहसा एक ही रात में वह उसकी सहज स्वाभाविक गर्वोन्मत्त मुस्कुराहट सूखे अधरों पर ही सूखकर विलुप्त हो गई थी। आज पहली बार जीवनोदधि की उद्दत आनंदी तरंगों के बीच एक अदृश्य चट्टान की भयावह उपस्थिति उसे त्रस्त कर गई थी। कुछ ही क्षणों में उसका जीवनोपोत उससे टकराकर चूर चूर हो जाएगा। दिन भर की क्लांति के पश्चात कभी कभी जब भजन अपने लचीले प्रणय निवेदन के साथ डरते डरते उसे बाहों में खींचने की चेष्टा करता तो वह इस बुरी तरह से डपट देती कि बेचारा सहम का पत्थर बन जाता। आज उन्हीं बाहों के विस्तृत घेरों में स्वयं ही सिमटकर खो जाने को उसका आर्द्र हृदय व्याकुल हो रहा था। विवाह से पूर्व डाइटिंग के चक्कर में जब वह ग्रास भर खाना खाकर ही उठ जाती थी तो उसकी माँ उसे टोकती थी, बेटी ऐसे ही खाना कम करोगी तो एक दिन आते सिकुड़ जाएंगी और भूख एकदम ही मर जाएगी। यही शायद भजन की अभूख का कारण भी था। उस क्षुद्रांत भिक्षुक को उसने ही तो तीव्र भर्त्सना से ना जाने कितनी बार द्वार से भूखा ही लौटा दिया था, पर तब वह क्या जानती थी कि उसके शिशु से सरल पति को उस मायावी गुरु का चक्कर बांध रहा है। कुछ महीनों से वह पति के विचित्र गतिविधि को देख संकित अवश्य हुई थी, पर फिर अफसरों का शत्रु मार्च का महीना सिर पर चढ़ाया था। ना जाने कितने बिल, कितनी फाइलें और चिड़ियाघर के बंद पिंजरे में गुर्राते बब्बर शेर की गर्जना में उसके सचिव कलेजा बीच बीच में अलग ही धड़का रहे थे। क्या करती बेचारी, थकी मांदी आती और भजन से थोड़ा इधर उधर की बातें कर सो जाती। अचानक एक दिन आरती की नींद टूटी तो देखा पार्श्व के पलंग से भजन गायब है। उसने सोचा शायद बाथरूम गया है। वह फिर नींद में डूब गई। थोड़ी देर बाद अपने गद्दावर एल्सेशियन का भौंकना सुन वह चौंक कर उठ बैठी। पलंग अभी भी खाली था। जिस कोने की ओर मुंह किए जैकी भौंक रहा था उधर ही उसकी दृष्टि स्वयं मुड़ गई। ना जाने कब से उसके पार्श्व से उतर भजन चटाई बिछा शीर्षासन की मुद्रा में मूर्ति सा स्थिर उल्टा लटका था। उसकी सतर देह काठ सी तनी थी। सिर के बालों ने लंबोतरे चेहरे को पूरी तरह ढक लिया था। जैकी स्वामी की परिचित देह गंध से भी आश्वस्त नहीं हो पा रहा था। चुप कर जैकी, आरती ने उसे झपटा। फिर अपनी झुंझलाहट को यथासाध्य संयत कर उसने उल्टे लटके भजन के कान के पास मुंह सटाकर पुकारा, भजन, भजन डार्लिंग। पर भजन डार्लिंग ने तो जैसे परम पद पा लिया था। संसार में होकर भी वह संसार में नहीं था। आरती का साहसी कलेजा भी बुरी तरह धड़क उठा। दिल्ली, मसूरी, मद्रास की वह अपनी सारी अफसरी कवायद भूल बिसर कर रह गई। बड़ी देर बाद वह सीधा होकर बैठा तो आरती सहमकर स्वयं ही पीछे हट गई। यह तो उसका पति नहीं था। चेहरे पर की दिव्य मुस्कान और अर्धोमिलित दृष्टि न जाने किस अदृश्य शांति के सागर में डुबकियां लगा रही थी। यह सब क्या कर रहे हो भजन, इतनी ठंड में नंगे बदन? वह चिंतातुर व्यग्र होकर पति को बरवश पास में खींच लाई और कंबल उड़ा दिया। यू हैव अ वेरी वीक टेस्ट भजन, याद नहीं पिछली बार इन्हीं दिनों तुम्हें ब्रांको न्यूमोनिया हो गया था। इस बार कुछ हो गया तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। तुम्हें पता है ना, मुझे एक सेमिनार में नैनीताल जाना है। भजन ने कोई उत्तर नहीं दिया।
बड़ी देर तक पति का हाथ मुट्ठी में कसकर दावे दावे ही आरती फिर गहरी नींद में डूब गई। जब उठी तो उसका पार्श्व पर्यंक फिर सूना था। उसने ड्रेसिंग गाउन डाला, सब कमरे देखे, बाथरूम देखा, फिर बहादुर की पेशी की। क्यों बहादुर साहब कहीं गए हैं क्या? उस एक प्रश्न को पूछने में उस आत्मसम्मानी प्रखर नारी की कितनी ही सूखी सिसकियां कंठ प्राचीर से टकरा टकरा कर उसका कलेजा निचोड़ गई थी। उसका पति आज तक उससे बिना पूछे कभी बाथरूम तक नहीं गया था। यह हरामखोर बहादुर भी जानता था। फिर उसी से आज पति के पलायन की कैफियत मांगने में वह धरती में धंस गई थी। जी साहब तो आजकल रोज दोपहर में गुरुजी के पास जाता है, आज जल्दी चला गया। उसका चपटा चेहरा स्वामी की कीर्ति से उद्भासित हो और भी चपटा लगने लगा था। गुरुजी? कौन गुरुजी? नागा बाबा है हुजूर, तन पर बस्तर नहीं। साहब हमको भी एक दिन ले गया था, कहता था बहादुर हम भजनानंद बन गया तो तुमको भी साथ ले जाएगा। आरती को लगा वह बेहोश होकर उसी मूर्ख के सामने कहीं कोई दृश्य उपस्थित न कर बैठे। ठीक है तुम नाश्ता तैयार करो, साहब के आने पर मैं ही चाय पीऊंगी। और न जाने कब तक वह अवश्य कुर्सी में ही बैठी रही, जिसे उसने किसी जंगली भेड़िए की माद से छुड़ाए उल्फ बॉय की ही भांति अपने बुद्धि नौपणे से सुसंस्कृत समाज का सम्मानित सदस्य बना लिया था। वह उसके किस आयत्न से प्रताड़ित होकर सहसा अनुशासन का बंधन तोड़ गया था। जब वह लौटा तो उसके नग्न तन पर देहाती लाल अंगोछे का हश्व परिधान देख आरती का चेहरा तमतमा उठा। कहीं उसके सुरुचिपूर्ण मित्रों की बिरादरी उसे देख लेती तो वह कहाँ मुँह छिपाती फिरती। किंतु उस अद्भुत अनुशासन प्रिय नारी को विधाता ने हाथ में आई शक्ति का दुरुपयोग करना नहीं सिखाया था। हृदय क्रोध की उत्तुंग तरंगों से उद्वेलित होने पर भी वह जिह्वा को संयम के अंकुश से साधने में समर्थ थी। वह जानती थी कि व्यर्थ के चिलगोहार मचाकर वह अपने नौकर की इधर उधर बातें लगाने की प्रवृत्ति को ही प्रश्रय देगी। आज तक उसका विवाहकाश दाम्पत्य जीवन की कटुता से कभी मिलान नहीं हुआ। आओ भजन, उसने अपने मधुर स्मित से अपने निगरगंड सहचर का आह्वान किया। मैं कब से चाय लेकर बैठी हूँ। नित्य की भांति उस दिन भी आरती की मेज दर्पण सी चमक रही थी। चांदी का टी सेट, 2 प्लेटों में 5 अंडे, कुरकुरे टोस्ट, पोरेज और चांदी की तस्तरी में मेवे। कृपण पिता की अटूट धनराशि की आरती के नित्य प्रति के भोजों में ऐसी ही तृतीय गति होती थी। तुम खा लो, बहादुर से कहो मेरे लिए 1 गिलास दूध ले आए, मैं आज से अंडा नहीं खाऊंगा। स्वर की अस्वाभाविक दृढ़ता ने आरती के कलेजे में खंजर सा धसा दिया। ऐसा दुस्साहस जिसने इतने वर्षों से कभी धेला भी कमाकर नहीं दिया, वह आज कह रहा है कि यह नहीं खाएगा, वह नहीं खाएगा। उसके टुकड़ों पर पलने वाले देहाती लंठ गवार की ऐसी स्पर्धा जिसने उसके इस नम्र अश्व को ऐसा अवाध्य बना दिया कि वह लगाम मुँह में ही नहीं ले रहा था। फिर भी आरती बिना कुछ कहे चुपचाप नाश्ता करती रही। दूध पीकर वह बिना उससे कुछ बोले ही जाने लगा तो पल भर के लिए ठटका। आरती, आज मैं रात तक लौटूंगा। स्वामी जी के यहाँ बनारस से उनके गुरु भाई आ रहे हैं, तुम खाना खा लेना। इससे आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।